हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और जैसा कि आपको पता है जीपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो 7 जनवरी को होने वाला है। 7 जनवरी को अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। आज ऑलरेडी 16 दिसंबर हो चुका है। 16 दिसंबर से 7 जनवरी तक आपके पास ऑलमोस्ट 20 डेज का ही टाइम बचा हुआ है। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसमें हम पूरा जो भी है जीपीएससी का सिलेबस उसको हम रिवाइज करेंगे। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि टाइम कम है, आपके पास 20 डेज है। तो 20 डेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम कुछ रिवीजन जैसा आप स्टार्ट कीजिए, तो रिवीजन आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आपने अभी तक जो भी 4 मंथ्स में या 3 मंथ्स में या पूरे ईयर में जो भी आपकी प्रिपरेशन हुई है उसको अगर आपको रिवाइज करना है इन अ शॉर्ट गो, तो आपके लिए ये जो सीरीज है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस सीरीज में हम सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ कि ये जो सीरीज है वो रिवीजन सीरीज है, ठीक है। इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे और उन टॉपिक से आप क्या कर सकते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक इसमें कवर किए जाएंगे। ऑलमोस्ट सारे जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। और हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी से। इसके साथ साथ मैं आपके लिए एक नया एक्साइटिंग ऑफर भी लेकर आई हूँ, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि हमारा एक एप्लीकेशन है सिविल सिग्नल नाम से, उस पर क्रैश कोर्स जब जीपीएससी का अपडेट आया था तब हम लोगों ने स्टार्ट किया था। 17 अगस्त से ये हमारा जो क्रैश कोर्स था वो स्टार्ट हो गया था। तो अगर अभी भी आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलते हैं, साथ साथ में आपको एग्जाम स्ट्रेटेजी के वीडियोस भी मिलते हैं। प्लस आप मुझसे कभी भी किसी भी टाइम कनेक्ट हो सकते हैं। एप्लीकेशन के थ्रू आप मुझसे चैट कर सकते हैं, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। सारा कुछ आप जीपीएससी से रिलेटेड सारे डाउट्स जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं इस एप्लीकेशन पे, ये ऐप डाउनलोड करने के बाद और ये कोर्स परचेस करने के बाद। जैसा कि आपको पता है न्यू ईयर आने वाला है, 31 दिसंबर आने वाला है। तो हम लोगों ने आपके लिए एक नया ऑफर स्टार्ट किया है। ऑफर के लिए आपको क्या करना है, कोड यूज करना है न्यू ईयर 2024। उसमें आपको पूरा 1000 रुपीज का ऑफ मिलने वाला है, ठीक है। जो स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है ये कोर्स, या जिनको महंगा लग रहा था और उन्होंने परचेज नहीं किया है अभी तक, या वो इस साल के लिए, अगले साल के लिए, कभी के लिए भी जीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अभी उनके पास ये ऑफर चल रहा है, ये 31 दिसंबर तक ये ऑफर वैलिड है। तो आप 31 दिसंबर के पहले इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ये जो 2499 का कोर्स है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 1499 में मिलने वाला है। और वो भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट डेट के साथ, ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलेगा। लाइफ टाइम वैलिडिटी मतलब ऐसा नहीं है कि एक साल में ये कोर्स एक्सपायर होने वाला है। आपको ये कोर्स हमेशा आपको अगर आप एक बार परचेस कर लेते हैं 1499 में, आपको हमेशा ये कोर्स जो है, आप इसको कभी भी वीडियो ओपन करके देख सकते हैं। आपको लाइफ टाइम एक्सेस दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है न्यू ईयर के लिए। तो आप इसको 31 दिसंबर के पहले परचेस कर सकते हैं। और जिन लोगों ने जीपीएससी की तैयारी की, अभी भी 20 दिन है उनके पास, वो चाहे तो पूरा कोर्स देख सकते हैं, सारे वीडियोज इसमें अवेलेबल है। और जो स्टूडेंट्स पुराने हैं जिन्होंने पहले ज्वाइन किया था, उनके लिए भी मैंने ये जो कोर्स है वो लाइफ टाइम फ्री कर दिया है अब, ठीक है। पहले ये 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ था, लेकिन अब ये कोर्स जो भी परचेस करेगा उसके लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। तो ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 1499 में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। तो आप इस कोर्स को जरूर से जरूर परचेस कर लीजिए सिविल सिग्नल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद, ठीक है। चलिए अब हम ज्योग्राफी का रिविजन स्टार्ट करते हैं। इसमें सारे जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेसिक से लेके एडवांस तक वो हम डिस्कस करेंगे। और ऐसे हम लोग रखेंगे कि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके, जिससे कि आपका जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े वो आपकी फ्रेश एंड अप हो जाए और उससे आप क्वेश्चंस लगा सके और आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूड वाले टॉपिक से। चलिए लैटिट्यूड से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा जिसमें हम बेसिक ज्योग्राफी के टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इंटीरियर ऑफ अर्थ जो 3 थ्योरीज है वो हम डिस्कस करेंगे। और भी जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जियोमॉर्फोलॉजी के, ओशियनोग्राफी के, क्लाइमेटोलॉजी के, इंडियन ज्योग्राफी के, सारे टॉपिक हम लोग इस ज्योग्राफी के रिवीजन सीरीज में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। चलिए लैटिट्यूड से स्टार्ट करते हैं। तो लैटिट्यूड जो है
लैटिट्यूड मतलब आपको पता होगा लेटी हुई लाइनें, इनको हम लोगों ने काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है हमारे क्रैश कोर्स में, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। तो लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइनें होती हैं, ये जो लेटी हुई लाइनें हैं इनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड होता है वो इक्वेटर होता है, 0 डिग्री इक्वेटर। 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होते हैं। फिर यहाँ पे 66.5 डिग्री नॉर्थ में और 66.5 डिग्री साउथ में भी दो होते हैं। ऊपर वाला जो होता है नॉर्थ में उसको अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं, नीचे वाला जो होता है उसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। फिर 90 डिग्री पे नॉर्थ में नॉर्थ पोल है और साउथ में साउथ पोल होता है, ठीक है, इसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। सबसे लार्जेस्ट लैटिट्यूड जो होता है इक्वेटर होता है। ट्रॉपिक्स जो होते हैं वो हीट सरप्लस होते हैं, मतलब यहाँ ये वाला जो एरिया होता है इसको हम हीट सरप्लस एरिया बोलते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट, क्योंकि सन की सीधी रेज होती है तो हीट सरप्लस होता है, हीट ज्यादा क्रिएट होती है। फिर वही टेम्परेट और पोलार रीजन, ये वाला जो रीजन होता है ये हीट डेफिसिट एरिया होता है। और ये जो हीट सरप्लस और हीट डेफिसिट एरिया होता है ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेशर सिस्टम क्रिएट करने का, क्योंकि जहाँ पे हीट ज्यादा होती है वहाँ प्रेशर कम होता है, जहाँ हीट कम होगी वहाँ प्रेशर ज्यादा होगा। तो प्रेशर सिस्टम बनने का, प्लेनेटरी विंड सिस्टम बनने का सबसे बड़ा रीजन है हीट सरप्लस और हीट डेफिसिट रीजन। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जब हम प्रेशर बेल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा अर्थ जोन क्या होते हैं। तो देखो हमारे यहाँ पे हमारी अर्थ आपको जैसा कि पता है स्फेरिकल अर्थ है, और यहाँ पे दो तरह के जोन पाए जाते हैं, एक तो ट्रॉपिकल जोन होता है और एक टेम्परेट जोन होता है। क्यों ऐसा, देखो इक्वेटर हमारी अर्थ ऑलरेडी टिल्टेड है, ठीक है। फिर सनलाइट जो है इक्वेटर पे तो डायरेक्टली पड़ती है मोस्टली, और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला ये वाला जो एरिया है वहां पे सन की रेस सीधी पड़ती है, इस वजह से हीट सरप्लस एरिया है। फिर इसके बाद जो आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल वाला नीचे वाला ये जो एरिया होता है यहाँ पे लो एंगल होता है इनकमिंग सनलाइट का, तो सनलाइट एकदम सीधी नहीं पड़ती है, इस वजह से यहाँ पे हीट की कमी होती है, इसलिए हीट डेफिसिट एरिया होता है। इस वजह से ये जो टेम्परेट रीजन होते हैं वो ट्रॉपिकल एरियाज के कंपैरिजन में काफी ठंडे होते हैं। अब अर्थ के टिल्टेड होने की वजह से सीजन्स कैसे चेंज होते हैं वो हम देखेंगे। सीजन्स के चेंज होने का रीजन ही है अर्थ का टिल्ट होना, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। देखो आपको पता है अर्थ जो है वो सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रही है और एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करती है। तो जब अर्थ हमारी टिल्टेड है उसकी वजह से क्या होता है, ये अर्थ का नॉर्थ पोल यहाँ आता है, साउथ पोल यहाँ आता है, ठीक है। लेकिन टिल्टेड होने की वजह से आधे ही पोर्शन पे क्या होता है, सन की सीधी रेस गिरती हैं जब ये सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, और साउथ वाला पोल जो होता है वो पीछे चला जाता है। इसलिए नदर्न हेमिस्फीयर में जब समर होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। जब ये अर्थ वापस से रोटेट होके इधर आती है तो अर्थ का जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है वो पीछे की साइड चला जाता है और सदर्न वाला जो पार्ट है वो सन के सामने आता है। तो जो सन के सामने होगा वहां गर्मी होगी, तो वहां पे समर सीजन स्टार्ट हो जाएगा, और नॉर्थ पोल में कौन सा सीजन स्टार्ट हो जाएगा, विंटर सीजन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये अर्थ कितनी टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे, तो 23.5 डिग्री टिल्टेड है, ये आपको याद रखना है। हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग रहता है, अगर नॉर्दर्न में समर रहेगा तो सदर्न में विंटर रहेगा, और सदर्न में विंटर समर रहेगा तो नॉर्दर्न में विंटर रहेगा। ये अर्थ के टिल्टेड होने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है समर सॉल्स्टाइज और विंटर सॉल्स्टाइज। ये एक्चुअली सॉल्स्टाइज मतलब क्या होता है, समर सॉल्स्टाइज मतलब दिन बड़ा रातें छोटी, विंटर सॉल्स्टाइज मतलब रातें बड़ी दिन छोटा। ऐसे कौन से दिन आते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रैवल कर रही है, चक्कर लगा रही है सन के अराउंड में। तो इस वजह से इसकी ये जो डे और नाइट की लेंथ होती है ना वो चेंज होती रहती है। तो जब ये सन के सीधे कांटेक्ट में होता है तो एक दिन ऐसा आता है, हम इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से प्रेफरेंस में लेंगे, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेचर अलग अलग रहता है, अगर हम दोनों का लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से रेफरेंस में लेते हैं क्योंकि हम नॉर्दर्न में ही रहते हैं, और उसी का अपोजिट हम कर देते हैं तो सदर्न हेमिस्फीयर का हो जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर में एक दिन ऐसा आता है जो सबसे लंबा दिन होता है और सबसे रातें छोटी होती है, उसको हम समर सॉल्स्टाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समर सॉल्स्टाइज बोलते हैं। ऐसे ही विंटर में एक दिन आता है जब रातें बहुत, सबसे लंबी रात होती है और जो दिन होता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, हम विंटर सॉल्स्टाइज बोलते हैं। क्लियर। तो समर सॉल्स्टाइज और विंटर सॉल्स्टाइज दो चीज होती हैं। ऐसे ही दो इक्विनॉक्स भी होते हैं, ठीक है। इक्विनॉक्स मतलब होता है इक्वल डे और इक्वल नाइट।
है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब ये विंटर सोल्स्टाइज होगा। ये लेट जून की बात कर रही है, जून मतलब गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पे समर सोल्स्टाइज होगा, ठीक है। और 21 जून को इसलिए हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। वही 24 दिसंबर के आसपास में सबसे बड़ी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। उसी के बाद हम बोलते हैं ना, बड़े दिन की छुट्टियां लगने वाली हैं। 25 दिसंबर को जब वो छुट्टियां लगती है ना, उसको पहले हम लोग बोलते थे बड़े दिन की छुट्टियां लगने वाली है, क्योंकि दिन बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है 24 दिसंबर के बाद, ठीक है। तो ये 22 दिसंबर के बाद, अप्रोक्सीमेट 22 23 दिसंबर के बाद दिन बड़ा होने लग जाता है, रातें वापस छोटी होने लग जाती हैं। तो 22 दिसंबर वो नाइट होती है जब सबसे बड़ी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है। तो ये पोजीशन है, देखो यहाँ विंटर नदर्न हेमिस्फीयर में, तो वहाँ पे विंटर सॉल्स्टाइज होता है 22 दिसंबर को। उसी दिन समर होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टाइज होता है। फिर इसके आगे हम चलते हैं, दिसंबर से जब मार्च की तरफ जाएंगे तो स्प्रिंग सीजन चलेगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, तो इक्विनॉक्स होगा, मतलब इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है 21 मार्च को और 23 सितंबर को। ये 2 दिन होते हैं जब इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है। फिर वापस हम लोग और आगे चलेंगे, तो मार्च से जून में जब पहुंचेंगे तो समर सॉल्स्टाइज हो जाएगा। समर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, विंटर होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। समर में क्या होगा, सबसे बड़ा दिन, रातें छोटी होंगी 21 जून को। उसके बाद दिन वापस से छोटा होना शुरू हो जाएगा, रातें बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो एक दिन ऐसा आएगा इक्वल डे और इक्वल नाइट होगी, फिर वापस विंटर की तरफ जाएगा तो रात बड़ी दिन छोटा। तो इस तरीके से क्या होता है, डे और नाइट का लेंथ जो है वो वेरी करता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रैवल करने की वजह से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया है डे और नाइट के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स मतलब लंबी लाइनें बोल सकते हो आप इनको, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करती हैं। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से पास होता है, फिर 10 डिग्री 20 डिग्री ईस्ट में जाएंगे तो ईस्ट वाली, वेस्ट में जाएंगे तो वेस्ट वाली। इन सबको लाइन को लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियन भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस होता है एक प्लेस का फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, ठीक है। मतलब ये 0 डिग्री लाइन है, यहाँ से ये जो एंगुलर डिस्टेंस है वो 10 डिग्री का है, यहाँ से यहाँ तक 20 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक ये 30 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस माना जाता है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। जो 0 डिग्री लाइन होती है वो एक जगह से निकलती है, यूके में आती है ग्रीनविच, इसलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, ठीक है। इसी के जस्ट अपोजिट यहाँ पे एक 180 डिग्री लाइन होती है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है उसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। उसके बाद उसके आगे और पीछे हम जाते हैं तो हमारा डेट चेंज होता है, इस वजह से उसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। देखो हम वो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है। अब देखो ये जो है वो ये ग्रीनविच मेरिडियन है, और यहाँ से 180 डिग्री पे ये जो है ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। यहाँ पे अर्थ ये पोजीशन पे मिलता है, क्योंकि अर्थ हमारा स्पेरिकल है, लेकिन समझाने के लिए इसको फ्लैट किया गया है। तो ये है अलास्का वाला रीजन और ये है रशिया, और ये रशिया यहाँ पे मिल रहा है, सेम रीजन है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये जो लाइन बनाई गई है ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। अब ग्रीनविच यहाँ पे ये वाला जो डायरेक्शन है ईस्ट है, और इधर वाला जो डायरेक्शन है वेस्ट है। अब जब इस इंटरनेशनल डेट लाइन को हम क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे एक दिन कम होता है और यहाँ जाएंगे तो एक नया दिन शुरू होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सन जो है वेस्ट टू ईस्ट ट्रेवल करता है, तो हमेशा ईस्ट, सॉरी अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट ट्रेवल करती है, तो सन हमको ईस्ट से राइज होता हुआ दिखता है। तो सन राइज होता है ईस्ट से, ऐसे ट्रेवल करते करते इधर जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो सबसे पहले जो सूर्योदय होता है जिसको हम बोलते हैं सनराइज, वो कहाँ होता है, इधर ईस्ट साइड में होता है। फिर जैसे जैसे इधर जाएगा सन चला जाएगा, फिर यहाँ तक जब यहाँ पे सन राइज हो रहा है तब यहाँ पे दूसरा, जब इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ सनसेट होगा और यहाँ नया सनराइज होगा। तो डेट चेंज हो जाएगी, मतलब मान लो यहाँ अगर 30 दिसंबर है तो सन जब इधर से इधर क्रॉस करेगा तो यहाँ 31 दिसंबर हो जाएगी, तो यहाँ नया दिन लग जाता है ईस्ट में। तो इस वजह से इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानते हैं, कि अगर यहाँ पे 30 दिसंबर होगा तो यहाँ पे 31 दिसंबर होता है। वेस्ट वाला जो है वो ईस्ट से एक दिन पीछे चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि क्योंकि हम लोग ईस्ट टू वेस्ट हमारा सनराइज होता है, इस वजह से। क्लियर। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है।
इसको अभी हम और आगे भी देखेंगे, इससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अभी तक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि सनराइज पहले ईस्ट में होता है, फिर वो ट्रैवल करते करते वेस्ट में पहुंचता है। इस वजह से जो ईस्ट वाली कंट्रीज है उनका टाइम वेस्टर्न कंट्रीज से अहेड होता है, मतलब पहले होता है। तो यहाँ पे अगर ईस्ट में यहाँ 31 दिसंबर होगा तो यहाँ 30 दिसंबर होगा। अभी हम इसको और डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी आपको यहाँ के लिए इतना समझ में आ जाना चाहिए कि हम ईस्ट टू वेस्ट ट्रेवल करते हैं तो ईस्ट वाली कंट्रीज जो है वहां के टाइम पहले होता है और वेस्टर्न कंट्री के टाइम बाद में आता है, ठीक है। अब ये टाइम को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले तो आपको पता होगा अर्थ जो है वो 360 डिग्री रोटेट होती है 24 आवर्स में। तो 360 डिग्री 24 आवर्स में रोटेट होती है। तो 1 आवर में कितने डिग्री रोटेट होगी? 15 डिग्री रोटेट होगी। तो जब 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड चेंज होगा तो उसमें 1 आवर का डिफरेंस आएगा। मतलब कि ईस्ट वाला जो लॉन्गिट्यूड है वो 1 आवर अहेड होगा वेस्ट वाले लॉन्गिट्यूड से। कैसे? अगर मान लो यहाँ पे ये मान लो ये 15 डिग्री ईस्ट है, ये 30 डिग्री ईस्ट है। अगर यहाँ पे सुबह के 7 बज रहे होंगे तो यहाँ पे कितने बज रहे होंगे? 8 बज रहे होंगे। ये पीछे होगा टाइम, ये आगे होगा। समझ में आया? चलो, इसके बाद हम देखेंगे ये जो वही चीज यहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन निकलती है। ये अलास्का है, ये रशिया है, जो हमने पहले वाले इधर डिस्कस किया था। ये एक सेकेंड आपको बताती हूँ। इसको इरेज कर देते हैं हम, जिससे आपको और क्लियरिटी रहे। एक सेकेंड, वेट। ये वाली जो लाइन है ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। ये वाला जो पोर्शन है, अब देखो ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, इसके इधर रशिया है, इधर अलास्का है। तो अलास्का एक दिन हमेशा पीछे चलेगा क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्री में आएगा और यहाँ पे वेस्ट खत्म होता है और यहाँ से हमारा सनराइज होता है ईस्ट से। तो ये एक दिन आगे रहेगा क्योंकि जब यहाँ पे सनसेट हो रहा है तो यहाँ सनराइज हो रहा है, तो नया दिन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ 31 दिसंबर होगा कि मॉर्निंग जब होगी तो यहाँ पे 30 दिसंबर की मॉर्निंग होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। अब देखो ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, यहाँ से जब इधर जाएंगे तो एक दिन कम होता है और यहाँ से इधर जाएंगे तो एक दिन ऐड होता है, क्योंकि यहाँ से दिन जो है वो चेंज हो जाता है। अगर यहाँ संडे है तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे मंडे होगा। और अर्थ का रोटेशन इस साइड से होता है, इस वजह से सन पहले ईस्ट में राइज होता है, फिर वो ट्रैवल करते करते वेस्ट में जाता है। इस वजह से ये चेंजेस है, बाकी और कोई रीजन नहीं है इसके चेंज होने का, ठीक है। तो अगर हम ईस्ट की साइड मूव करते हैं तो एक दिन हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम यहाँ पे हैं 30 दिसंबर है, ठीक है। और जब हम यहाँ से इधर जाएंगे तो हमारा 31 दिसंबर है। तो हमारा जो 30 दिसंबर वाला दिन है वो तो लूज हो जाएगा ना। तो इधर से इधर जाएंगे तो एक दिन लॉस हो रहा है। और अगर हम 31 दिसंबर को यहाँ पर हैं और यहाँ से हम ईस्ट साइड चले जाए तो यहाँ तो 30 दिसंबर ही है, अभी 31 आया ही नहीं है। तो हमारी लाइफ का एक दिन जो है वो बढ़ जाएगा इधर आके। तो इसलिए बोलते हैं ईस्ट की साइड जब हम मूव करेंगे तो हमारा एक दिन जो है वो गेन होता है, और अगर हम वेस्ट की साइड मूव करते हैं तो हमारा एक दिन जो है वो लूज हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। ऐसे स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का भी है। जो हर कंट्री होती है वो अपना एक स्टैंडर्ड मेरिडियन सेट करके रखते हैं। जैसे कि अब हमारा यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये जो डिफरेंस है लॉन्गिट्यूड्स का, वो कितना है? ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस है। 68 डिग्री एंड 97 डिग्री, मतलब 29 डिग्री कुछ डिफरेंस है। और आपको पता है 15 डिग्री में 1 आवर का डिफरेंस आ जाता है, तो 30 डिग्री अप्रोक्सीमेट 2 आवर का डिफरेंस आ जाएगा। तो हमारे ईस्ट लोकेशन से वेस्ट लोकेशन में 2 घंटे का डिफरेंस आएगा। अगर यहाँ 6 बजेंगे तो यहाँ 8 बजेंगे। इस वजह से एक स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं जिसके हिसाब से, क्योंकि ट्रेन का शेड्यूल, हर चीज का जो शेड्यूल है वो कॉमन रहे। तो हमारे यहाँ पे जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो 82.5 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होता है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। और ये जो 82.5 डिग्री वो कितने, क्योंकि हमारा कंट्री जो है अगर हम वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो ईस्ट में आता है ग्रीनविच मेरिडियन के। जैसे कि अगर देखो ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे कहीं इंडिया आता है। मैं आपको एक बार ऐसे मैप बना के दिखाती हूँ। ये मैप है, यहाँ हमारा इंडिया आता है तो यहाँ पे कहीं यूके आता है और यहाँ से ग्रीनविच मेरिडियन पास होता है और यहाँ से हमारा 82.5 डिग्री वाला लाइन पास होता है। तो इन दोनों के बीच में कितना टाइम अहेड है, क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन में आएगा और ये वेस्ट में आएगा, तो हम हमेशा आगे रहेंगे उनके टाइम से। तो 5.5 घंटे हमारा टाइम आगे होता है। कितना घंटे? 5.5 घंटे हमारे यहाँ आगे होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब ग्रीनविच मेरिडियन पे 12 बज रहे होंगे तो हमारे दिन के 12 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ पे शाम के 5:30 बज चुके होंगे, ठीक है। तो हम 5.5 घंटे आगे होंगे उनसे। क्लियर?
समझ में आया? इतना 5.5 घंटे अहेड होता है हमारा टाइम ग्रीनविच मेरिडियन टाइम में, क्योंकि हम उनसे ईस्ट डायरेक्शन में आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे, ये तो हो गया हमारा जो बेसिक डिटेल्स थी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम यही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इंटीरियर ऑफ अर्थ तक हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सारी जो 3 थ्योरीज होती हैं वो डिस्कस करेंगे और क्लाइमेटोलॉजी के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। सॉरी, ओशियनोग्राफी के टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अभी हम एडवर्ड इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बताते हैं। तो आपको पता है कि अर्थ जो है, इसके अंदर का जो इंटीरियर वाला पार्ट है वो अलग अलग लेयर से मिलके बना हुआ है। जो आउटर लेयर होती है जिसको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं उसको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। ये किसका बना है? सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम का बना है, जिसको हम सियाल बोलते हैं। इसके अंदर की एक और लेयर होती है जिसको हम मेंटल बोलते हैं। वो मेंटल और जो ओशियानिक क्रस्ट है वो किसकी बनी होती है? सीमा की बनी होती है, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। और उसके अंदर ये होता है कोर वाला पार्ट, जो किसका बना होता है? नीफे का बना होता है, मतलब निक नीफे का बना होता है, मतलब कि निकल और आयरन का बना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। अब देखो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में एक और चीज मैं आपको देखो, ये जो हमारा अर्थ है इसके ऊपर वाला जो लेयर होता है जिसको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट के नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम मेंटल बोलते हैं। इसके अंदर वाला जो पार्ट है उसको हम आउटर कोर बोलते हैं, और ये जो अंदर वाला पार्ट है और भी अंदर वाला, उसको हम इनर कोर बोलते हैं। तो अर्थ क्रस्ट जो है वो इस तरीके से है, ऊपर वाला पार्ट क्रस्ट कहलाता है, उसके नीचे वाला पार्ट मेंटल कहलाता है, फिर उसके अंदर वाला पार्ट आउटर कोर कहलाता है, और सबसे अंदर जो होता है वो इनर कोर होता है, ठीक है। अब ये वाला जो फिगर है इसमें आप देखिए, एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ, एक सेकेंड। अरे देखिए, अब ये जो मेंटल वाला पार्ट है वो किसका बना होता है? एस्टेनोस्फीयर लेयर होती है इसमें, और इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसमें से एक ओशियनिक क्रस्ट होती है और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है। ये पूरा का पूरा, ये इतना जो पार्ट है ये मेंटल है। आउटर कोर कैसा होता है? लिक्विड होता है, ठीक है। उसके बाद इनर कोर कैसा होता है? सॉलिड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। मेंटल जो होता है, लिथोस्फीयर में क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल होता है, ठीक है। और ओशियन वाली जो क्रस्ट है वो भी कैसा होता है? सॉलिड होता है। उसके नीचे एक सेमी मोल्टन लेयर होती है जिसको हम एस्टेनोस्फीयर बोलते हैं, उसी के ऊपर ओशियनिक क्रस्ट और ये लिथोस्फीयर क्रस्ट जो होती है वो मूव करती रहती है, ठीक है। उसके नीचे मेंटल के बाद आता है आउटर कोर जो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसके बाद इनर कोर आता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। एस्टोनोस्फेयर सेमी मोल्टन स्टेट में होती है, और एस्टेनोस्फेयर के आगे मेंटल जो होती है वो रॉक्स, मेंटल रॉक्स जो होती है वो डेंस होती जाती है। यहाँ पे ये जो रॉक्स है ये बहुत डेंस है। फिर आउटर कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और इनर कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब ये जो ओशियानिक क्रस्ट होता है इसके नीचे एक राइजिंग लिम्ब होती है जहाँ पे ये ओशियानिक क्रस्ट बनता है। ओशियानिक लिथोस्फीयर भी इसको बोलते हैं। इसी के नीचे एस्टेनोस्फीयर होता है। और ओशियानिक क्रस्ट जहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेंचेस बोलते हैं। अच्छा, ये हम अभी आगे थ्योरीज में पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, जो मिड ओशियानिक रिज होती है वहां पे ओशियानिक क्रस्ट फॉर्म होती है, न्यू ओशियानिक क्रस्ट फॉर्म होती है। और जो ट्रेंचेस होते हैं वहां पे ओशियानिक क्रस्ट डिस्ट्रॉय होती है, वहां पे ओल्ड ओशियानिक क्रस्ट होती हैं। अभी कैसे मूव करेंगे हम सब थ्योरीज में देखेंगे। उसके अलावा ये वाली जो क्रस्ट होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये परमानेंट क्रस्ट होती है, ये ना ही डिस्ट्रॉय होती है ना ही ये बनती है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये मैग्मा के बनने से या फिर जो भी फ्लोटिंग होने की वजह से बनी है, तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये 3 चीजें होती है जो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट अब हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। क्या इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, अर्थ एज अ होल और अर्थ क्रस्ट के एलिमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। पूछा जाता है अर्थ एज अ होल में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है, और सबसे कम जो है एल्यूमिनियम पाया जाता है। ये 2 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट्स में दे दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम, फिर सल्फर, फिर निकल, फिर कैल्शियम, फिर एल्यूमिनियम। आपको सबसे ज्यादा याद रखना आयरन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में और सिलिकॉन के बारे में, और फिर कैल्शियम सबसे कम, और फिर सबसे कम जो है एल्यूमिनियम पाया जाता है, ठीक है। अब अर्थ के क्रस्ट पे और क्या चीज है
जो अर्थ क्रस्ट पे, अब ये अर्थ एज अ होल बात करें, पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, लेकिन अर्थ की जो क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, वहां पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और पोटेशियम जो है वो सबसे कम पाया जाता है। क्लियर। अब ये जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है अर्थ के क्रस्ट पे, वो अलग अलग फॉर्म में वो एक दूसरे में चेंज होती रहती है, उसी को हम रॉक साइकिल बोलते हैं। तो आपको पता है कि जो मैग्मा हमारी अर्थ के अंदर है, मेंटल में रहता है, वो मैग्मा जब है वो बाहर निकल के आता है, तो बाहर निकलने के बाद जब वो कूल डाउन होता है तो उसकी वजह से कौन सी रॉक बनती है, इग्नियस रॉक बनती है। फिर जब इस इग्नियस रॉक का वीदरिंग होती है, इरोजन होता है, तो उसकी वजह से ये रॉक जो है वो छोटे छोटे सेडिमेंट्स में टूट जाती है। जब ये रॉक सेडिमेंट्स में टूटती है, उसके ऊपर कंपैशन फोर्स लगता है, सीमेंटेशन उसका होता है, तो ये जो सेडिमेंट्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जब सेडिमेंट्री रॉक पे भी इरोजन या विदरिंग फोर्स लगता है तो ये वापस सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है। फिर सेडिमेंट्री रॉक से वापस क्या होता है, जब हीट और प्रेशर लगता है सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर, तो ये कौन से फॉर्म की रॉक में कन्वर्ट हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होती है। ठीक है। फिर मेटामॉर्फिक रॉक का भी अगर वेदरिंग और इरोजन होता है तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब मेटामॉर्फिक रॉक अंदर हीट एंड प्रेशर के अंदर ज्यादा रहती है, उसके बाद ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होती है। मेटामॉर्फिक रॉक की जब मेल्टिंग हो जाती है, मेल्टिंग हो जाती है तो ये मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है। फिर जब मैग्मा जो है अर्थ के बाहर आता है वॉल्केनिक एक्टिविटी के फॉर्म में, फिर वो कूल डाउन होता है तो वापस इग्नियस रॉक बनती है। तो पूरी साइकिल में क्या हो रहा है, जब मैग्मा बाहर आता है ठंडा होकर इग्नियस रॉक बनाता है, इग्नियस रॉक टूट के सेडिमेंट्स बनाती है, सेडिमेंट पे जब कंपैशन और सीमेंटेशन होता है तो वो वापस से सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर हीट और प्रेशर लगता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। और जब मेटामॉर्फिक रॉक की मेल्टिंग होती है तो वो मैग्मा बन जाता है। फिर मैग्मा की कूल डाउन होता है तो इग्नियस रॉक। तो इस तरीके से ये साइकिल चेंज होती रहती है। और उसके अलावा चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक हो, चाहे वो मेटामॉर्फिक रॉक हो, चाहे वो इग्नियस रॉक हो, जिन इन तीनों की जब विदरिंग और इरोजन होता है तो ये रॉक्स किस में चेंज होती है, सेडिमेंट्स में चेंज होती है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी रॉक साइकिल है जो हमारे अर्थ पे चलती रहती है। ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है एक बार वो हम देख लेते हैं। इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। रॉक की अलग अलग प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती है। जो इग्नियस रॉक होती है वो मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन या लावा के सॉलिडिफिकेशन से बनती है। इनका कोई स्ट्रेटा और लेयर नहीं होती है। जैसे लावा ठंडा होता है वैसे ये रॉक फॉर्म हो जाती है। ये लावा के सॉलिडिफिकेशन की वजह से बनती है। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है और इनके अंदर फॉसिल नहीं होते। फॉसिल कैसे आएंगे, इतना गर्म लावा होता है, वो ठंडा हुआ होता है, वहां पे फॉसिल्स हो ही नहीं सकते, वहां जानवर हो ही नहीं सकते गर्म लावा के अंदर। इस वजह से फॉसिल्स नहीं होते हैं। अब जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ये लिथिफिकेशन ऑफ ड्यू टू द लिथिफिकेशन ऑफ द सॉइल की वजह से बनती है। मतलब ये जो सॉइल होता है वो पत्थर में चेंज होता है तब ये सेडिमेंट्री रॉक बनती है। इस रॉक का इरोजन भी होता है, इसमें ग्रैनुल्स का डिपोजिशन भी होता है और इसका कंपैक्शन भी होता है जिसकी वजह से लिथिफिकेशन होता है। ये हमेशा स्ट्रेटिफाइड फॉर्म में रहती है, लेयर्स की फॉर्म में बनी होती है, क्योंकि पहले सेडिमेंट्स टूटेंगे फिर इकट्ठे होंगे, उसमें जानवर भी रहते हैं। तो ये वाली जो सेडिमेंट्री रॉक है इसमें फॉसिल होते हैं। ठीक है, दे मे हैव फॉसिल्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स होते हैं। फिर एक आता है मेटामॉर्फस रॉक। जब सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर बहुत हाई हीट एंड प्रेशर लगता है अर्थ का, तब ये मेटामॉर्फस रॉक में कन्वर्ट होती है। दोनों इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो होती है वो हीट और प्रेशर की वजह से किस में चेंज हो सकती है, मेटामॉर्फस रॉक में चेंज हो सकती हैं। इसमें भी कोई फॉसिल्स नहीं होते, इसमें भी स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता है, जैसे कि ग्रेनाइट। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक ऐसी है जिसके अंदर आपको फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया रॉक साइकिल और जनरल ज्योग्राफी हमने आज डिस्कस कर ली है। ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखें जीपीएससी रिवीजन के लिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जियोमॉर्फोलॉजी की तीनों थ्योरीज डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद हम ओशियनोग्राफी डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसे ही हम ज्योग्राफी का क्विक रिवीजन कर लेंगे इन 20 डेज। जो लास्ट 20 डेज आपके पास बचे हैं जीपीएससी के लिए, इसमें हम आपका पूरा रिवीजन करा देंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस आप अच्छे से फॉलो कीजिए। और अगर आपको हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है लाइफ टाइम के लिए, अगर आप जीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप न्यू ईयर 2020
24 कोड है, ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल हाईलाइट हो रही होंगी जिसमें कोड भी लिखा हुआ है, प्लस हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है। आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप डायरेक्टली यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जाके आप सिविल सिग्नल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। काफी फ्री स्टडी मटेरियल भी है, क्रैश कोर्स की फ्री लाइव क्लासेस भी आपको देखने को मिलेगी, फ्री क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो तीन थ्योरीज है इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक